अस्सलाम वालेकुम जी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे बात की थी जो बातें हो चुकी हैं उसका क्या असर होगा आज के दिन पर और इलेक्शन के नताइज पर। तो अब मैं आपसे वो बातें करने वाली हूँ कि आगे क्या होगा। अब ज़रा मैं थोड़ा फ्यूचरिस्टिक आपको व्यू बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पर आप लोग क्या जानना चाहते हैं। इस टाइम पर आप लोग सब यही जानना चाहते हैं कि कौन जीतेगा, किसको कैसे वोट पड़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पर अभी पोलिंग का अमल चल रहा है। तो मैंने कहा कि चलें मैं अपना भी टेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ी सी आपके साथ तफरी भी कर लेती हूँ। और ख़ास तौर पर कल पूरा दिन मैं ट्रांसमिशन में मसरूफ़ थी, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये सर्वे सर्कुलेट होते रहे कि जी कुछ हुकूमती इदारों ने सर्वे कर लिए हैं, कुछ बोलते हैं कि जी एजेंसियों के सर्वे आ गए हैं, कुछ ने कहा कि जी ये आईबी का सर्वे है, किसी ने बोला कि नहीं ये एमआई का सर्वे है, किसी ने बोला कि ये इस्टेब्लिशमेंट का सर्वे है। फिर साथ ही साथ सुहेल बड़ाइच साहब का जो कॉलम है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी एक बांग्लादेशी जो मॉडल है वो पाकिस्तान के अंदर आने वाला है, उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती रही। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देती हूँ और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी भी आपसे बात करूँगी कि वो क्या है। लेकिन इन सब बातों से करने से पहले मैं आपको एक टीज़र दे देती हूँ, और वो टीज़र मुझे किसी ने भेजा और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगा कि बात तो सच है। मुझे लगा कि मुझे आपसे वो शेयर करना चाहिए इस फॉरम के ऊपर। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है और अगर आपको ये बात अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि किसने वोट डाल दिया है और किसको डाला है। नीचे प्लीज़ कमेंट करें और मेरी टीम मुझे बताएगी, बिल्कुल बताएगी, जब मैं ट्रांसमिशन आज की करके वापस आऊँगी। और अभी सबसे पहले मैं ये वीडियो बनाने के बाद मैं सबसे पहले वोटकास्ट करने जाऊँगी, उसके बाद मैं अपने ऑफिस जाऊँगी ट्रांसमिशन करने के लिए, और फिर उसके बाद मैं एंड पे जैसे जैसे नताइज आना शुरू होंगे तो फिर मैं आपसे दोबारा मुखातिब होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिज़ल्ट यहाँ पे बता देती हूँ। रिज़ल्ट इस तरह से बताती हूँ, आपको अपने स्टाइल में बताऊँगी ना, मेरे स्टाइल में सुनना चाहते हैं ना, ठीक है। जिस शख्स को सादा जनरल नहीं बनाना था या जिस शख्स को सादा जनरल नहीं देखना चाहते थे वो शख्स आर्मी चीफ बन गया, यानी कि द ऑनरेबल जनरल आसिम मुनीर। जिस शख्स को सादा जज नहीं रखना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो ऐसे सिंपल जज भी ना रहे जुडिशरी के अंदर, वो शख्स चीफ जस्टिस बन गए, वेरी ऑनरेबल काजी फायजी साहब। जिस शख्स को जेल में रखना चाहते थे, जिस शख्स को पाकिस्तान में देखना नहीं चाहते थे, जिस शख्स को चाहते थे कि वो पाकिस्तान की सियासत से ही ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए, मिट जाए, वो शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। जी हाँ, अब से कुछ घंटे के बाद, मुझे पता है अभी पोलिंग चल रही है, अब से कुछ घंटे के बाद नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बड़ी ख़बर आएगी कि जी वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये है इमरान खान साहब का कुदरत का इंतकाम। ये मुझे मैसेज आई, ये चीज़ नहीं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो मैंने खुद ऐड किया, ये पूरा एक मुझे किसी ने शेयर किया, मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि वाकई ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। जनरल आसिम मुनीर साहब हो गए, काजी फायजी साहब हो गए, इन सब के ख़िलाफ़ तो महाज खड़ा किया हुआ था, और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी महाज, क्योंकि नवाज शरीफ रुकावट था इन सारी चीज़ों के अंदर। प्लस फ्लोर ऑफ द हाउस बिलावल भुट्टो ने जब 16 महीने की हुकूमत थी तभी उन्होंने बता दिया था कि प्लान 10 साल का था, और 10 साल का जो प्लान था वो सिर्फ जनरल फैज़, जनरल बाजवा, इमरान खान का नहीं था, उसमें जुडिशरी भी शामिल थी, उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, उसमें जजेस भी शामिल थे, पूरे बेंच शामिल थे कि कैसे सबको पूरे को आगे लेकर के जाना है। और मज़े की बात यह है कि वो सब कुछ सेटअप था, और 2024 के हवाले से और इंतखाबात के हवाले से डील सेटअप बांग्लादेशी मॉडल कह रहे हैं। सुहेल बड़ाइच साहब जो हैं, मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ है, और उनकी जो राइटिंग्स हैं, जो उनके आर्टिकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चर्चा बटोरते हैं हमेशा से ही। पार्टी ऐसे ही चलेगी और पार्टी नहीं चलेगी, और फिर उसके बाद हामिद मीर साहब बहुत बड़ा नाम है एंकर्स में, पाकिस्तान की सहाफ़त में, वो ये कहते थे कि जो एंड होना है ना, जो एंड होना है, ये टूट गई तड़क करके प्रोजेक्ट इमरान खान का, वो यही कहते थे कि जी ये एंड ऐसा होगा कि जो हीरो है वो विलन बनेगा। और उनको क्या पता था कि हीरो तो था ही नहीं, विलन तो शुरू से ही विलन था, यू नो। तो एनीवेज खैर ये सारी बातें होती रहती हैं। अच्छा, अब जो बांग्लादेशी मॉडल जो आपको सुहेल बड़ाइच साहब का आर्टिकल है, मैं तो ये चाहूँगी कि आप वो आर्टिकल पढ़ें, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका क्रेडिट या उनका आर्टिकल जो है वो उससे कुछ टेक अवे नहीं करना चाहती। मैं उनको पूरा भरपूर क्रेडिट दूंगी। एक अच्छा आर्टिकल है,
आप उसको ज़रूर पढ़ें। उसका लुब्बे लुबाब मैं आपको बता देती हूँ कि वो आर्टिकल ये है कि जी बांग्लादेशी मॉडल के जिस तरह से हसीना वाजिद है बांग्लादेश के अंदर, वो 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म बनी है और फ़ौज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरे लाइक मार्शल लाई किस्म की सूरत हाल में जो है बाकायदा तौर पर ना सिर्फ इंतखाबात होते रहे हैं वहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसका सिलसिला भी GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तरक्की के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही आगे चला है। उन्होंने शायद एग्जाम्पल गलत दे दी, पर उनकी जो जिस्ट थी जो मुझे समझ में आई, आप वो आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसकी जिस्ट मुझे लगता है कि शायद सुहेल वड़ाइद साहब कुछ और कहना चाह रहे होंगे, लेकिन वो ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा लाइमलाइट जो है वो बांग्लादेशी मॉडल पर आके रुक गई, क्योंकि बांग्लादेशी मॉडल तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में चल पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में 10 साल का सेटअप तो चल ही नहीं सकता, कंसिडरिंग दैट कि अगर अभी नवाज शरीफ साहब भी अगर प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं और उसमें तो मैं नहीं कह सकती कि 10 साल की गारंटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे ये ज़रूर लगता है कि नून लीग एक बेहतर हुकूमत बना सकेगी। नून लीग के बहुत से मसले मसाइल हैं, नून लीग के बड़े मसले मसाइल हैं मसले मसाइल, लेकिन मुल्क के लिए इस टाइम पर नून लीग बेहतर परफॉर्म कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि नून लीग ने माजी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को ठीक करके दिखाया है और डिलीवर किया है। सबसे बड़ी बात है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नतीजे में नून लीग ने डिलीवर किया, उनकी चीज़ें सॉलिड नज़र आती हैं, मोटरवे, सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब नज़र आती हैं। कुछ उनको जुडिशल एक्टिविज़म ने मार दिया, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, ऐसे तो खैर बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उसको साकिब निसार साहब ने जो है वो ख़त्म कर दिया। बाद में कोविड के टाइम के ऊपर उधर वैक्सीन्स लगाती नहीं, और उसके ऊपर सू मोटो लेकर के जो है उस हॉस्पिटल को इसीलिए बंद कर दिया कि जी इतने महंगे डॉक्टर्स यहाँ पे इतनी महंगी तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसी बहुत सी बातें, ये बातें हम करेंगे आगे, आहिस्ता आहिस्ता चल के साथ साथ करते रहेंगे। लेकिन अभी जो मुद्दा ये है कि बांग्लादेशी मॉडल के बारे में जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, वो मुझे लगता है कि उसमें शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से बांग्लादेश आगे बढ़ा है, तो वो शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को एग्जैक्टली बांग्लादेशी मॉडल की तरह उन्होंने लिख दिया, या शायद उनको इन्फॉर्मेशन इसी तरह लिखने की आई होगी प्रॉबेबली। लेकिन जो मुझे लगता है वो 10 साल का प्लान तो नहीं, एग्जैक्टली बांग्लादेशी मॉडल तो नहीं कि इतना सख्त किस्म का मार्शल लॉ होगा, क्योंकि नवाज शरीफ का वो मिजाज नहीं है ना, आपको अगली तरफ भी तो देखना है। और दूसरी बात ये कि 10 साल की गारंटी भी नहीं है, एक तो मिजाज भी नहीं है और गारंटी भी नहीं है ना। कौन, मतलब नवाज शरीफ साहब इज 74 ईयर्स राइट नाउ, एंड इफ ही इज गोइंग टू कंप्लीट 10 ईयर्स तो इट विल बी लाइक 84 ईयर्स, दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। और पाकिस्तान के अंदर वेन एवर द आर्मी चीफ इज़ चेंजिंग एंड वेन एवर द चीफ जस्टिस इज़ चेंजिंग, तो तब एक बड़ी हैपनिंग होती है, सो इस बीच में वो 10 साल के अंदर वो हैपनिंग प्लस फिर असेंबलीज़ का टेन्योर एंड लाइक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें होंगी। ये मॉडल यहाँ पे अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होगा, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो मेन उसका की है, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए। इसके ऊपर तो मैं एग्री करती हूँ, आप भी एग्री करेंगे। आप चाहते हैं ना कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी पता ही नहीं होता। नवाज शरीफ सब सही पिटते हैं कि 1999 में वो सुबह वजीर आजम थे और रात को हाईजैकर बन गए। ये अभी क्या हुआ, ये 2018 में क्या हुआ, पनामा के अंदर से अकामा निकला, तनख्वाह नहीं ली तो फलाना नहीं लिया तो टिंगरा नहीं लिया, तो ये क्यों हुआ तो वो क्यों हुआ, तो ये चलता फिरता जो है मुल्क उसको पीछे रोल बैक कर दिया गया एक अनाड़ी के हाथों दे करके, बिकॉज ये प्रूव किया इमरान खान साहब ने। मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि सबसे डिजास्टरस उनकी हुकूमत थी, ऐसे सियासतदान, ऐसे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बिल्कुल भी डिलीवर नहीं किया, वो जीरो हैं। तो पॉइंट ये है कि बिल्कुल से ये गारंटी नहीं होती। अगर अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आपको ये पता हो कि आपकी नौकरी कल होनी है कल नहीं होनी, एक नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, आप क्या अपना 100% दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। मैं नहीं दे सकती। अगर मेरी जॉब ऐसी हो कि जी मुझे पता है कि जी आज मैंने शो करना और अल्लाह ना करे कि जी कल मैं जाऊँ और कल वो कहें कि जी आप नहीं करना योर सर्विसेज, वी डोंट नीड योर सर्विसेज, सो मुझे आप बताया कि मैं अपना शो अच्छा कैसे करूँगी, मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। तो येस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आर्मी चीफ को ये स्टेबिलिटी मिलती है, अगर जुडिशरी के अंदर ये स्टेबिलिटी होती है कि जी चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, इनका इतने साल का टेन्योर होगा, हर एक का पता होता है, इनका 1 साल का टेन्योर है, इनका 3 साल का है, इनका 10 महीने का है, इनका आर्मी चीफ का जी 3 साल का टेन्योर है, आप समझ रहे हैं। तो जब ये पता होता है, सरकारी दफातर में भी एक रिटायरमेंट की एज होती है, तो आपको पता होता है कि आपने कितना काम करना है, आप अपने माइलस्टोन सेट कर सकते हैं।
तो येस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी येस। दूसरी चीज़ वो सर्वे जो भी एजेंसियों के हैं या जिसके भी हैं, जिसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, उस सर्वे के एतबार से जो उन्होंने भी सिंपल मेजॉरिटी नून लीग को दी है और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना एक बताया है कि जी नून लीग को कोई मिलेंगी जी 115 से 132 के बीच में सीटें, रफली मैं आपको ये बता रही हूँ। इसके अलावा जी ऑफ कोर्स उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी एक प्रोजेक्शन दी है। इसके अलावा उन्होंने जी आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से भी एक प्रोजेक्शन, मतलब जो कि PTI के हिमायत याफ्ता हैं, वो तकरीबन जी आप सिंपल ये कह लें कि कोई 35 से 40 के बीच में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो वो कोई 23 से आप 30 के बीच में हैं। अगर आप MQM पाकिस्तान की बात करें तो 12 से 14 के बीच में है। JUI की बात करें तो 10 के। तो एक उन्होंने बाकायदा तौर पर ये जो सर्वे है वो इस लिहाज से दिया है। लेकिन मैं ना कुछ आपसे अपनी बात करना चाहती हूँ, अपनी बात इन द सेंस कि बीनर सलीम, द बीनर सलीम शो को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, कौन कितनी सीटें लेगा, कौन कैसे लेगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मेरी नज़र में जो नून लीग, आप ये लिख लें ताकि फिर हम एक कंपैरिजन करेंगे अब से कुछ घंटों के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 बजे तक पोलिंग होगी। अगर कुछ पोलिंग स्टेशंस के अंदर ज़्यादा रश हुआ और अगर पोलिंग का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया 6 बजे तक, फॉर एग्जांपल अभी तो 5 o'clock तक है, लेकिन जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ अगर 6 बजे तक कर दिया गया तो आई थिंक सो बाय नाइट टुडेज़ एंड हमारे पास काफ़ी क्लियर पिक्चर आ जाएगी। नहीं तो 9 फरवरी को हम इन्हीं चीज़ों को, ये जो मैं आपको अभी नंबर देने वाली हूँ, एक थोड़ी सी तफरी करने वाली हूँ, इसको कैलकुलेट करके हम इसको टैली कर लेंगे कि भाई क्या होता है। वैसे भी बिलावल ने, मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि इलेक्शन इज़ अ मैथ, लेकिन मुझे लगता है कि बिलावल की मैथ नहीं चल रही है। जो भी उन्होंने मैथ किया है कि मैं यहाँ से इंडिपेंडेंट को ले लूँगा या वहाँ से ले लूँगा, सो इट इज़ नॉट वर्किंग। बट येस, बिलावल को सिंध गवर्नमेंट ज़रूर मिलेगी और बिलावल नेशनल असेंबली में ज़रूर आएंगे। और वैसे तो खैर आई रियली लाइक बिलावल, मतलब बड़े प्रोग्रेसिव जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं। बट इन इलेक्शंस में कुछ डी ट्रैक हो गए, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बिलावल के अंदर बहुत सा पोटेंशियल है और मुझे वो फ्यूचर में, नॉट नाउ बट इन नियर फ्यूचर, वो मुझे मुल्क के वज़ीर आज़म बनने की बिल्कुल एक कैपेबिलिटी कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन डी ट्रैक नहीं होना, डी ट्रैक नहीं होना भाई, डी ट्रैक नहीं होना। सो आई डोंट थिंक सो कि वो अपनी वालदा की तरह एट द एज ऑफ 35 प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। बेनज़ीर साहिबा 35 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर थी एंड आई थिंक सो शी वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और बिलावल वो करना चाहते हैं उनके फुट स्टेप को, लेकिन बिलावल 35 साल के हो चुके हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि ही इज़ गोना मेक इट। वो इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस में, ज़ाहिर सी बात है, ही हैज़ बड़ा फ्लरिशिंग करियर है बिलावल का, और मैं बड़ी होपफुल हूँ कि अगर वो डी ट्रैक ना हुए अगले इलेक्शन में, इन इलेक्शंस की तरह, तो ही विल डेफिनेटली मेक इट टू द वज़ारत उज़्मा, बट नॉट नाउ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, नॉट नाउ, अभी नहीं। अच्छा जी, मुझे लगता है ये मेरा सर्वे है, यानी ये मेरा सर्वे, बीनर सलीम, द बीनर सलीम शो का सर्वे। मुझे लगता है कि जो PMLN है उसको 100-110 के करीब सीटें मिल जाएंगी, ठीक है, और 110 के करीब सीटें मिल जाएंगी। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नून लीग अक्सरियत सिंपल मेजॉरिटी लेगी। क्या लेगी? सिंपल मेजॉरिटी। ऐलान है ये कि जी गल हो गई, ये सादा अक्सरियत दी। अच्छा, ये मैं कह रही हूँ गल हो गई है, ये आपने ये नहीं कहना कि फौजी कह रहे हैं गल हो गई है, नो 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 नो, ये मैं कह रही हूँ कि जी गल मुक्की है ना अभी आज के दिन की, वो है जी सिंपल मेजॉरिटी। ओके, सिंपल मेजॉरिटी नून लीग को मिलेगी कोई 100 से 110 सीटें मेरी नज़र में। इसके साथ अगर आप 100 से 110 सीटें मिलती हैं तो आप इसके साथ ऐड ऑन कर लें कि इनको कोई 20 से 25 इंडिपेंडेंट मिल जाएंगे जो इनके साथ मिलेंगे, और फिर कोई 30 के करीब ख़वातीन की जो रिज़र्व नशिस्तें हैं वो भी मिल जाएंगी। तो जहाँ पे बात हो रही थी कि सेंचुरी होनी है, वहाँ पे लगभग ये डबल सेंचुरी के करीब जो है ये PMLN जा रही है, यानी कि समवेयर अराउंड 180 के करीब ऑल टुगेदर सारा कुछ होगा, 170-180 के बीच में, ठीक है। ये नेशनल असेंबली की मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी, ऑपोजिशन में बैठना चाहिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना एक आवाज़ होनी चाहिए ऑपोजिशन की। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि जो 16 महीने की हुकूमत थी, अगर उसके अंदर भी बिलावल फॉरेन मिनिस्ट्री के बजाय, अपना पर्सनल प्रोफाइलिंग के बजाय, अगर वो ऑपोजिशन में बैठते, भाई राजा रियाज ने भी तो ऑपोजिशन की ना, ऑपोजिशन में बैठ करके एक सपोर्टिव या एक फ्रेंडली ऑपोजिशन दे देते,
तो आज उनका इस इलेक्शन में चांस मजीद ज़्यादा होता। जो अभी चांस उनको लग रहा है ना, उनके मैथ, बिलावल के मैथ के हिसाब से उनका चांस एक डिफरेंट होता है। लेकिन अब नहीं हो सकता ना, वो 16 महीने की हुकूमत को ओन भी नहीं कर रहे हैं, जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि जी हाँ नो 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 हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो सब कुछ नून लीग ने किया है। और जहाँ जहाँ 16 महीने के अंदर काम करने वाली वजारतें थी वो सारी इन्होंने नून के हवाले कर दी। पैसे की वजारत नून के हवाले, वजारत उज़्मा नून के हवाले हैं। वो जो मेहनत वाली वजारतें थी वो उत्थे दे दी। तो जो अच्छी अच्छी वजारतें थी और जिसके ऊपर कम पूछा गया था, क्लाइमेट एंड चेंज, अब कौन पूछता है क्लाइमेट एंड चेंज के बारे में, अपने पास रख ली। वजारत खारजा के बारे में कौन पूछता है कि जी आपने क्या किया। बिलावल अकेले ही जाते थे अपनी टीम के साथ, बस हमें क्या पता कि क्या करते थे वहाँ पे। जो उन्होंने हमें आके पट्टी पढ़ा दी, हमने मान लिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिवोर्स गए तो ये हो गया, अमेरिका गए तो ये हो गया, यहाँ पे गए तो ये हो गया, हमें क्या पता। लाइक यू नो, ये वो वाली वजारतें हैं जो ठंडी 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 वजारतें, तो वो इन्होंने खुद ले ली। खैर जी, एनीवेज अभी इस दफ़ा ये ऑपोजिशन में बैठेंगे और इनको बैठना भी चाहिए। अनटिल एंड अनलेस, मैं इनके बारे में ना इसलिए 50-50 तो नहीं, 70-30 हूँ। 70% मुझे लगता है कि ये ऑपोजिशन में बैठेंगे और बिलावल अपने वालिद साहब को कन्विंस करेंगे। 30% जो मुझे थोड़ा डाउट है ना कि शायद ये ऑपोजिशन की तरफ से ज़रा पलटी मारे, वो वजह ये है कि आसिफ अली जरदारी, बिकॉज ही इज़ वेरी साइलेंट। आसिफ अली जरदारी की जो तर्ज सियासत है वो वेट एंड वॉच में बिलीव करते हैं। तो ही इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग कि अगर उनको प्रेसिडेंट बनने का मौका मिल गया तो वो मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। और खैर उनको सूट भी करता है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन लेट्स सी, तो इसलिए ऑपोजिशन की अगर अभी हम मान के चलें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुझे ऐसा लगता है कि 35 से 40 सीटें या नेशनल में। ये भी मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा बता रही हूँ, लेकिन चले 40 पे लॉक कर लें, 35 से 40 के बीच में इसको लॉक कर लें, ठीक है। अगर मैं पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 25-30, ज़्यादा ग्रेस मार्क्स देने तो 30 कर लें, और अगर ग्रेस मार्क्स नहीं देना चाहते तो 25 पे लॉक करते हैं, ठीक है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। एमक्यूएम इज़ गोइंग टू गेट सम मोर सीट्स। एमक्यूएम को मिलेंगी। एमक्यूएम को मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनको 16 सीटें मिलेंगी। सर्वे में उन्होंने बताया हुआ है कि जी कोई 12 से 14, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 16 सीटें मिलेंगी। जेयूआई की मैं बात करूँ तो जेयूआई को 10 सीटें मिलेंगी, यस 10 मिल जाएंगी जेयूआई को। और अगर मैं काफ लीग की बात करूं तो काफ लीग को 2 से 3, आईपीपी को मुझे लगता है आईपीपी को भी 10 के करीब सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जमाते इस्लामी की, तो जमाते इस्लामी की वैसे एक बात मुझे करनी पड़ेगी कि उन्होंने पाकिस्तान में हर हलके में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन जमाते इस्लामी को मुझे लगता है कि 2 या 3 सीटें, इससे ज़्यादा नहीं। सैड न्यूज़ फॉर देम। टीएलपी के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करती, कवरेज के हवाले से भी मैं इतना ज़्यादा उनको कवर नहीं करती, बट टीएलपी की भी मुझे लगता है कि 8 से 10 सीटें होंगी। और जेयूआई की मैंने आपको बता दी है, 10 आप सीटें रख लें, और दैट्स ऑल। तो बाकी देखते आपने लिख ली है ना सारी सीटें, तो बस अब मैं आपको बताऊँगी कि शाम को इंतखाबात के बाद हम कहाँ खड़े हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, आपको आपके सवालों का जवाब बिल्कुल मिला होगा। हाँ, वज़ीर आज़म जो है सिंपल मेजॉरिटी की सूरत में नवाज शरीफ बन रहे हैं, और 2/3 वाली बात होती है वो तो अमीरुल मोमिनीन वाली बात हो जाती ना, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी है, इट इज़ सिंपल मेजॉरिटी। और नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इसको लीड करेंगे। और तर्ज सियासत जो नवाज शरीफ साहब का होगा शुरू के दिनों में, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, वो शहबाज शरीफ जैसा होगा। कोई हेट, कोई नफ़रत, कोई बदला, कोई अपनी ज़्यादा अथॉरिटेटिवनेस दिखाने की कोई जो है वो कोशिश नहीं की जाएगी। और उसकी वजह है ये पता क्या, ये जो लोग इस चीज़ को ना एक पेश करते हैं ना कि हाई जी बड़ी मजबूरी हो गई और ये डील हो गई, नहीं, आप मुल्क के हालात देखें। अब आपने मेरी बात ना, ये मैं वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ, ये मेरी बात आपने बड़ी गौर से सुननी है। आप मुल्क के हालात देखें, आप पाकिस्तान को देखें कि कहाँ जा रहा है, नीचे से नीचे जा रहा है, ठीक है। हमें भी खुशहाली चाहिए, हमें भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें भी अच्छे स्कूल्स चाहिए। हम लोग उस क्लास में से नहीं हैं कि हमारे जो पूरे टब्बर हैं वो अब्रॉड जाएं पढ़ाई करने के लिए, बाहर जा कर के अपनी ज़िंदगियां गुजारें। नो, नॉट एवरी पाकिस्तानी हैज़ दैट प्रिविलेज। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं फ़ौज से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फ़ौज के पास ताकत बहुत है, तो फ़ौज कभी ज़्यादा इंटरफेयर करेगी, कभी कम करेगी। जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से तो मुझे लगता है कि वो अभी तो इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, जो मुझे लगता है। लेकिन हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, सो आप कुछ कह नहीं सकते। तो फिर सियासतदानों को इतना टैक्टफुल होना पड़ेगा कि आपको कैसे लेकर के चलना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो उनकी सियासत है। एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ
कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन के एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं जो उनके अपने ख़ानदान में भी कोई नहीं तोड़ पाएगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर उनके बाद भी कोई कर पाएगा। ये वाली जो चीज़ है ना, जहाँ से जिस मैसेज से मैंने शुरू किया था अपना ये वीडियो कि ये कुदरत का इंतकाम, एक वो चीज़ 100% कुदरत पे थी। देखिए, किसी को तो नहीं पता था ना कि जनरल आसिम मुनीर ही बनेंगे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ही बनेंगे, नवाज शरीफ साहब ही वापस आएंगे। ज़मीनी खुदाओं ने, जो अपने आप को ज़मीनी खुदा समझते थे, उन्होंने तो इन तीनों का करियर ख़त्म कर दिया था। इनको तो माइनस, खलास। लेकिन ऊपर वाले का फ़ैसला कुछ और था। इसी तरह नवाज शरीफ फ़ौज की नर्सरी से आए, नज़रियाती हुए, सीखा, सब कुछ हुआ, पर फिर भी चौथी बार ये ऊपर वाला जिसके ऊपर मेहरबानी करता है ना, ये वो होता है। और हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ये बिलीफ है कि काम के साथ साथ कुछ किस्मत भी होती है। मैं ऐसे ही तो नहीं कहती कि नवाज शरीफ किस्मत के धनी है, राइट। सो उन्होंने परफॉर्म किया, और ये नून लीग को परफॉर्मेंस का गरूर है, ये नून लीग को काम करने का कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से बार बार नवाज शरीफ साहब को ये मौका मिलता है। हर एक को ज़िंदगी में ना एक मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन जो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं ना, उनको बार बार ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो आज के दिन हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। बाकी लेट्स सी, बस बहुत कम टाइम रह गया पोलिंग ख़त्म होने में, और उसके बाद फिर से मैं आपसे मुलाकात करूँगी। अच्छा, मैं भाग रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है वोट डालने के लिए, और वोट डालने के बाद मैंने जाना है अपनी ट्रांसमिशन में। और जब तक मैं वापस आऊँ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, और आप लोग नीचे कमेंट भी करेंगे कि कौन कौन वोट डालने गया, कहाँ कहाँ डाला, किस किस को डाला। ये सब बड़े इंटरैक्टिव किस्म के आपने वीडियो बनाने हैं। बाकी मैं ज़रा ये पोलिंग शोलिंग ख़त्म हो जाए ना, रिजल्ट वगैरह देख के फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।